हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो चैप्टर चल रहा था हमारा, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारे पास, दैट इज मोलर वॉल्यूम। लेकिन मोलर वॉल्यूम को शुरू करने से पहले हम एक और चीज सीखेंगे, दैट इज किसी चीज में अगर हमको मोल्स दे रखे हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें हमको निकालना है, मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए डिवाइड करेंगे मोलर मास से। ये चीजें अपनी नोट कर लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, इन केस अगर मास से हमको मोल्स निकालने हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। ठीक है, सेम अगर हमको मोल्स से पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है, मोल्स से हमको क्या निकालने हैं, पार्टिकल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, और ये ही अगर हमको पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं तो हम डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, जब मोल से पार्टिकल्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और पार्टिकल से मोल्स निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसी का ही एक और पॉइंट जो आ जाता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना हो तो हमको एक तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मोलर वॉल्यूम से, और अगर मोल्स निकालने हो तो डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से। ये चीजें क्लियर है सबको। इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। That is the volume occupied by 4.4 gram of CO2 at STP is वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट एसटीपी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 4.4, मोलर मास CO2 का मोलर मास क्या होता है, आपको मोलर मास निकालना सिखाया था। कार्बन का मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो मास क्या हो गया 12। ऑक्सीजन का कितना होता है मास 16, और 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं तो 16 दूनी 32, और 32 और 12 कितना हो गया, CO2 था, कार्बन का कितना हुआ 12, ऑक्सीजन 2 दे रखे हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूनी 32, सोल्व करेंगे तो 44, इसके अबव में क्या आ जाएगा 44, वैल्यू कितनी आ गई, सोल्व करेंगे तो 0.1 मोल ऑफ CO2।
आ गई। इसके बाद हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मोल्स प्रेजेंट है वो 0.1 इंटू में 22.4 जी की एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आंसर क्या आ गया, 2.24 लीटर। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज O2 दे रखी है 2 ग्राम एंड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो बताना है। सॉल्व करेंगे इसको। गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 में O2 दे रखी है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 1/16। ठीक है, आगे वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1/16 इंटू में 22.4। सोल्व करेंगे इसको, आंसर आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1.4 लीटर। आगे हम बात करते हैं आइडल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडल गैस इक्वेशन के लिए जो हम बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, और जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है उसकी यूनिट अलग अलग होती हैं। ठीक है, एक तो लेते हैं हम ठीक है, और जो जहाँ पे हम 8.314 लेते हैं ना, वहां हमारे पास वैल्यू होती है 25/3। और एक और जो वैल्यू हम इसके लिए यूज करते हैं दैट इज 1/12। ठीक है, अब PV इज इक्वल टू nRT है। अगर हमको इसकी जगह पे कुछ और यूज करना है, जबकि उसी टर्म को हमको बनाना है किसी और के लिए, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि PV इज इक्वल टू nRT था, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो इसको हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू W बाय में mRT। m को ले गए उधर और W को ले आए इधर, तो इसको ऐसे लिखेंगे PM W बाई B RT। तो W बाई B क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास अपॉन में वॉल्यूम। और डेंसिटी का वो फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आ गया मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको हम कैसे लिखते हैं PM डेंसिटी RT। ये हमारा जो आइडल गैस इक्वेशन है उससे एक नई इक्वेशन बन जाती है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसके अंदर हमारे पास अलग अलग लॉ आ जाते हैं। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट भी लिख सकते हो आप इसमें, प्रपोर्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किससे हम क्या समझते हैं कि जो हमारे पास कोई भी मास है, या फिर हम एनर्जी के केस में भी बात कर लेते हैं कि जो भी मास है हमारा, वो तो ना तो हमारा बन सकता है ना ही वो खत्म हो सकता है, वो जस्ट हमारे पास ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसके लिए जब हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं दैट इज 2H2 plus O2 is equal to 2H2O। ठीक है, तो हमने टर्म क्या बोली, इक्वेशन क्या बोली थी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बन सकता है ना ही वो खत्म हो सकता है। तो इसके हिसाब से हमारा इधर का जो मोलर मास है और इधर का जो मोलर मास है वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 2 4, 4 प्लस में ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का कितना हुआ 4 प्लस में ऑक्सीजन का कितना हुआ 2 ऑक्सीजन है तो सेम हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसकी जो लिमिटेशन की अगर हम बात कर लें तो इट्स नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, की जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, एक क्वेश्चन आ जाता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन
टेक्स प्लेस इन विच रूल, कि कौन से रूल या फिर लॉ के अंदर जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो काम करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती है, दोनों तरफ जो उसका मास है वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। फर्स्ट हमारा हो चुका है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जहां हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट्स विद वेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसके अंदर क्या रहता है, सेम प्रोपोर्शन रहता है ऑलवेज, कि उसकी क्या रहेंगी, वैल्यूज जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर रहेंगी। ठीक है, मान लो हमारे पास एक तो है हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में, ठीक है, मान लो एक जगह हमने ले लिया H2O और एक जगह हमने ले लिया CO2। यहाँ पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में था, 16 में, और यहाँ पे कितने हो गया, 32 में। रेशियो क्या बना, 1:2। ठीक है, ये 2:16 था। यहाँ पे कार्बन का लगा लो कोई, जैसे कि ठीक है, तो इसमें क्या रहा हमारे पास 2:8। लेकिन 16 का और 32 का अगर रेशियो निकालें तो ये 1 में है, ये 2 में है। ठीक है, तो इस रेशियो के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे कि ये लगा लो H2O था, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, रेशियो क्या बना 1:8। ठीक है, CO2, कार्बन का कितना होता है 12, 32, वन रेशियो 8। ठीक है, तो मतलब कि मेन रेशियो चीज ये क्या बता रहा है कि ऊपर क्या था, जहां पे हमारे पास एक उसमें प्रेजेंट था कि यहाँ पे क्या है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। रेशियो के अंदर प्रेजेंट हो गया, अगर हम इस रेशियो चेक करें तो 1:2 आ जाएगा हमारे पास। ये चीजें भी बताना चाह रहा है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो ये सेम आइसोटोप पे काम नहीं करता। जैसे कि हाइड्रोजन का हम ले प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, तो ये उस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट के लिए हम बात करते हैं, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन टर्म बोल रहा है, तो मतलब जो इसकी वर्डिंग है उसी से ही क्लियर हो रहा है कि वैल्यूज क्या होंगी, मल्टीपल के अंदर होंगी। जैसे कि मान लो C और O मिल रहे हैं,
फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक बना रहा है CO, एक बना रहा है CO2, एक बना रहा है CO3, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, मल्टीपल प्रपोर्शन जैसे इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें दो ऑक्सीजन और इसमें तीन ऑक्सीजन है, यानी कि एक एक ऑक्सीजन क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गेल-लुसाक्स लॉ के बारे में। इनके क्वेश्चंस की टेंशन मत लेना, DPP आ जाएगी, ये चैप्टर खत्म करते ही इसकी DPP अपलोड कर देंगे। गेल-लुसाक्स लॉ किस पे बात करता है हमारे पास, when gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume, प्रोवाइड करता है all gases are at the same temperature and pressure, कि जो भी हमारे पास सिंपल रेशो आ रहा है हमारे पास वॉल्यूम का, उसको हम क्या कह देते हैं, गेल-लुसाक्स लॉ बोल देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर रेशो क्या हुआ, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो इस रेशो के बारे में बात कर देता है और इसी चीज को हम बोल देते हैं गेल-लुसाक्स लॉ, जो कि ओनली गैसेस के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर, ठीक है। और लिमिटेशंस की बात करें, नॉट वैलिड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो गेल-लुसाक्स लॉ है वो वैलिड नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एवोगाद्रोस लॉ की। तो एवोगाद्रोस ने क्या परफॉर्म किया था, एवोगाद्रो ने प्रपोज किया था एक लॉ प्रपोज किया था कि इसमें इसने क्या बोला था कि अगर किसी भी गैस को सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे रखा जाए तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। ए गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर gives us इक्वल नंबर या फिर सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, कि वो क्या देगी हमको, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स देगी गैसेस के लिए। मान लो 10 लीटर ऑफ N2 की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 10 बाय में 22.4, ठीक है। यही जब हम अगर मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते हैं तो हम इसमें लिखेंगे 10 बाय 22.4 इंटू में Na, दैट इज एवोगाद्रोस नंबर। और एटम के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम इसमें लिख देंगे 2 इंटू में 10 बाय में 22.4 इंटू में Na, क्योंकि 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये N 2 के लिए बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट लॉ आता है हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
तो इसके अंदर हम लिखते हैं when two elements combine करते हैं separately with the fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which combine with each other. मान लो इसके अंदर इसने हमको क्या किया, एक ए साइड दे दी, एक ए साइड दे दी, दैट इज AB2 एंड ये होगी AC2। जो हमारी थर्ड साइड होगी ना, दैट इज, ठीक है, जो कि क्या बनेगी हमारे पास, दोनों को मिला के बनेगी, कि जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं B2 एंड C2। अगर हमको बोल देता है ये साइड है हमारे पास, दैट इज A2 B3 एंड A2 C4, तो जो हमारी ये साइड बनेगी इट्स कॉल्ड B2 C4। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, एक बार जितने भी लॉ हमने पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लो। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाती है, दैट इज मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के लिए हम क्या लिखते हैं कि दोनों तरफ क्या आएगी वैल्यू, W के अंदर आएगी, W बाय में W। दो एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज A एंड B। तो हम लिखेंगे मास ऑफ A अपॉन में टोटल मास, एंड अगेन मास ऑफ B अपॉन में टोटल मास। जिस किसी का भी मास निकालने के लिए बोल देता है तो हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, और मास परसेंटेज ऑफ A प्लस B क्या होगा, इज इक्वल टू 100। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों क्या होंगी हमारे पास, वॉल्यूम के अंदर होगी। तो वॉल्यूम की यूनिट के लिए जब हम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ A अपॉन में टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ B अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एंड देन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A एंड B। अब एक टर्म आ जाती है हमारे पास, दैट इज मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय मास आ जाती है पहले तो। या फिर वॉल्यूम बाय मास। तो इस टर्म के अंदर क्या लिखते हैं हम, M बाय B की यूनिट होगी और B बाय M की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, बाकी चीजें वही सेम रहेंगी। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर फर्दर चीजें सॉल्व करेंगे, जैसे कि जो फॉर्मूला आ जाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो चीजें हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप 2 लेक्चर और लगे कि सबको पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, कवर हो जाएगा 2 लेक्चर के अंदर। एंड अच्छे से करना, फिर भी कोई इश्यू आता है तो कमेंट जरूर करना। ऑल द बेस्ट।